वेलकम टू कनेक्टेड क्लासरूम। मैं हूं ज़ैनुल आबिदीन, आपका फिज़िक्स इंस्ट्रक्टर। प्रीवियस लेक्चर में हमने न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को डिस्कस किया था और हमने ये कहा था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो वो हमेशा रेस्ट पे रहेगा, और अगर यूनिफॉर्म मोशन के साथ कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो हमेशा मूव करता रहेगा जब तक उस पर लगने वाली जो नेट फोर्स है वो क्या हो, ज़ीरो। अगर नेट फोर्स ज़ीरो होगी तो जो ऑब्जेक्ट है वो हमेशा या तो रेस्ट पे रहेगा या वो हमेशा यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव करता रहेगा। ऑलराइट, तो ये थी हमारी समरी न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की, और हमने इसको कहा था कि इसका दूसरा नाम है वो क्या होता है, लॉ ऑफ इनर्शिया। इसी को हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया। ठीक है, और मैंने आपको ये बताया था कि इनर्शिया का जो ताल्लुक होता है वो किसके साथ होता है, वो मास के साथ होता है। जिस ऑब्जेक्ट का मास ज़्यादा होगा उसका इनर्शिया ज़्यादा होगा। तो आप इसको इक्वेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं अपनी याद करने के लिए, मास इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनर्शिया। यस, अगर आपसे कहा जाएगा कि मास ज़्यादा है तो इसका मतलब क्या है कि उसका इनर्शिया ज़्यादा है। और हमने क्या डिस्कस किया था कि ये जो फोर्स होगी, जब नेट फोर्स ज़ीरो कब होगी, जब सारी लगने वाली फोर्सेस जो हैं वो बैलेंस होंगी। वो क्या होंगी, बैलेंस्ड। ऑलराइट, तो ये कुछ चीज़ें थी जो हमने न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में डिस्कस की थी। अब आपने एक और बात भी याद रखनी है कि न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है वो आपको क्वालिटेटिव नेचर ऑफ फोर्स के बारे में बताता है कि फोर्स क्या कुछ कर सकती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर फोर्स नहीं होगी तो ये चीज़ें नहीं होंगी। जैसे कि बॉडी अगर रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे रहेगी, अगर वो यूनिफॉर्म मोशन के साथ मूव कर रही है तो वो यूनिफॉर्म मोशन के साथ मूव करती रहेगी। अगर फोर्स लगेगी तो इन सब चीज़ों के ऑपोजिट होगा। क्या होगा, अगर फोर्स अप्लाई होगी, अगर नेट फोर्स जो है वो ज़ीरो के इक्वल नहीं है और वो अनबैलेंस्ड है, तो फिर हमारा ऑब्जेक्ट जो है अगर रेस्ट पे होगा तो क्या करेगा, मूव करना स्टार्ट कर देगा। और अगर यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव कर रहा है तो फिर क्या करेगा कि वो वेरिएबल स्पीड के साथ क्या करना शुरू कर देगा, मूव करना स्टार्ट कर देगा। तो ये बेसिकली कहलाती है क्वालिटेटिव नेचर ऑफ फोर्स, कि फोर्स जो है वो क्या कुछ कर सकती है। इन दोनों केसेस में अगर रेस्ट से वो मूव करेगा तो उसका एक्सेलरेशन कुछ ना कुछ होगा, यानी उसमें एक्सेलरेशन जो है वो प्रोड्यूस होगा। इसी तरह अगर यूनिफॉर्म स्पीड चेंज होगी, वेरिएबल स्पीड होगी, तब भी उसमें क्या होगा, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। इसका मतलब है कि अगर हम कोई नेट फोर्स अप्लाई करते हैं और वो अनबैलेंस्ड फोर्स है तो हमारा ऑब्जेक्ट जो है रेस्ट से मूव करना स्टार्ट कर देगा, और अगर ऑलरेडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी जो है उसमें तब्दीली आना शुरू हो जाएगी। ओके, आज हम डिस्कस करेंगे न्यूटन सेकंड लॉ। यस, अब जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ न्यूटन्स सेकंड लॉ। न्यूटन का जो सेकंड लॉ है ये आपको मेजरमेंट ऑफ फोर्स, कि किस तरह से आप फोर्स को मेजर कर सकते हैं, यानी कि मेजरमेंट ऑफ फोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। मेजरमेंट ऑफ फोर्स, ठीक है। ये भी जो है, जस्ट अ मिनट, यस कैपिटल एम आएगा क्योंकि मैंने अगर वहाँ पे कैपिटल लिखा है, यस इस तरह से। ओके, अब इसको डिस्कस करने के लिए मैं आपके साथ एक एग्जांपल डिस्कस करूँगा। फ़र्ज़ करें कि मेरे पास एक कार है। यस, ये मेरे पास एक कार है। अब तो आपको ये कार भी बनानी आ गई होगी। ये देखिए, ये मेरे पास एक कार है, ठीक है। ओके, अब इस कार के ऊपर अगर जो एक्सटर्नल फोर्स है अगर वो ज़ीरो हो तो क्या होगा, तो ये होगा कि ये गाड़ी रेस्ट पे ही रहेगी, ये मूव नहीं करेगी। ओके, अगर मैं इस कार के ऊपर एक
एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करूं, जिसका मतलब है कि अब एक्सटर्नल फोर्स जो है वो ज़ीरो के इक्वल नहीं है, कुछ ना कुछ लग रही है, और वो जो एक्सटर्नल फोर्स है वो अनबैलेंस्ड है। ओके, वो क्या है? अनबैलेंस्ड है। तो क्या होगा कि मेरी कार जो है, अगर मैं इसके ऊपर इस डायरेक्शन से इस पर फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ जो कि एक्सटर्नल फोर्स है और अनबैलेंस फोर्स है, तो मेरी कार जो है जो कि रेस्ट पे थी वो अब मूव करना स्टार्ट कर देगी। मतलब उसकी जो स्पीड है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी। मतलब पहले ज़ीरो थी, मतलब कि ऑब्जेक्ट रेस्ट पे था, अब आहिस्ता आहिस्ता 1 2 3 4 5 मीटर पर सेकेंड, 6 मीटर पर सेकेंड, 7 मीटर पर सेकेंड, आहिस्ता आहिस्ता क्या हो रही है? स्पीड इंक्रीज कर रही है। जब स्पीड इंक्रीज करेगी तो उसके अंदर एक एक्सेलरेशन जो है वो पैदा होगा, और वो जो एक्सेलरेशन है उसका ताल्लुक या उसकी जो डायरेक्शन है वो फोर्स की डायरेक्शन होगी। अगर फोर्स इस डायरेक्शन में एक्ट कर रही है तो एक्सेलरेशन भी इसी डायरेक्शन में एक्ट करेगा। यानी कि मिसाल के तौर पर इस डायरेक्शन को हम मोस्टली पॉजिटिव एक्स एक्सिस लेते हैं, तो अगर ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ फोर्स अप्लाई किया तो हमारी कार में जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है वो भी इस फोर्स की डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा। तो इसका मतलब है यहाँ से आपने ये बात सीखी कि जो फोर्स है कौन सी फोर्स है? ये नेट फोर्स है। ये आपने याद रखना है कि जिस फोर्स की मैं बात कर रहा हूँ वो नेट फोर्स है। इसकी जो डायरेक्शन है और जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है वो सेम है। ओके, जितनी ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे उतनी ही स्पीड इंक्रीज करेगी, जितनी ज़्यादा स्पीड इंक्रीज करेगी उतना ही ज़्यादा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। मैं रिपीट करता हूँ इस बात को, जितने ज़्यादा आप धक्का लगाएंगे, जितनी ज़्यादा आप फोर्स अप्लाई करेंगे उतनी ही तेज़ी के साथ जो है इसकी स्पीड क्या होगी? इंक्रीज करेगी। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी गाड़ी ख़राब हो जाती है, अगर 2 लोग धक्का लगा रहे हैं तो इतनी ज़्यादा स्पीड इंक्रीज नहीं करती। अगर वहीं पे 10 लोग आ जाएं, 10 लोग धक्का लगाएंगे तो आपकी गाड़ी जो है उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। जब स्पीड में इंक्रीमेंट बहुत ज़्यादा आएगा तो उसका एक्सेलरेशन भी बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि हमें पता है कि एक्सेलरेशन जो है वो स्पीड के चेंज होने पर डिपेंड करता है। अगर ज़्यादा इंक्रीमेंट होगा तो ज़्यादा चेंज आएगा, ज़्यादा चेंज आएगा तो ज़्यादा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। तो यहाँ से मैंने ये बात डिड्यूस की कि नेट फोर्स जो है उसका डायरेक्ट ताल्लुक जो है वो किसके साथ है? एक्सेलरेशन के साथ। ऑल राइट, तो फोर्स, नेट फोर्स जो कि अनबैलेंस फोर्स है उसका एक्सेलरेशन के साथ डायरेक्ट ताल्लुक है। अब देखें कि अगर मैं फोर्स को कांस्टेंट रखूं, अगर मैं फोर्स को तब्दील ना करूं जितनी फोर्स मैं अप्लाई कर रहा हूं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कह देता हूं कि मुझे भी फोर्स के यूनिट का नहीं पता, मैं कहता हूं कि मैंने 10 यूनिट्स फोर्स अप्लाई की हुई है। एंड पे हम देखेंगे इसका यूनिट क्या होता है। अगर मैंने 10 यूनिट्स फोर्स अप्लाई की, इसको कांस्टेंट कर दिया है, और मैंने क्या किया है कि मैंने इसके अंदर पैसेंजर्स जो थे वो बिठा दिए हैं। पहले सिर्फ ड्राइवर था, अब इसके अंदर 3 पैसेंजर्स मौजूद हैं। इसका मतलब है कि इसका जो मास था वो पहले से क्या हो गया है? ज़्यादा। अगर मास बढ़ जाएगा और फोर्स को मैं कांस्टेंट रखूँगा, बढ़ाऊँगा नहीं, तो उससे क्या होगा कि एक्सेलरेशन जो है वो क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। तो यहाँ से आपने देखा कि फोर्स और एक्सेलरेशन का ताल्लुक आपस में क्या है? डायरेक्ट है। इसी इक्वेशन को आप इस तरह से भी लिख सकते हैं आसानी के लिए कि एक्सेलरेशन जो है दैट हैज़ अ डायरेक्ट रिलेशन विद एफ नेट फोर्स। ठीक है। दूसरी बात आपने ये देखी कि मास बढ़ाने से, ऑब्जेक्ट के मास बढ़ाने से एक्सेलरेशन क्या हो रहा है? कम हो रहा है। देखें फॉर एग्जांपल, अगर आप 2 लोग जो हैं वो गाड़ी को धक्का लगा रहे हैं और गाड़ी में अभी सिर्फ ड्राइवर बैठा हुआ है, तो आप धक्का लगा रहे हैं। अब उसकी जगह पे उसकी जो एजाइल सीट है उसके साइड वाली सीट जो है उस पर कोई बैठ जाए और पीछे 3 लोग और बैठ जाएं, तो इसका मतलब है पहले ड्राइवर अकेला था, अब कितने हो चुके हैं? अब उसके साथ 4 लोग और हो चुके हैं। इसका मतलब है 4 टाइम्स मास जो है, लेट्स से कि मास जो है वो कुछ ना कुछ इंक्रीज हो चुका है, लेकिन बाहर तो 2 ही बंदे धक्का लगा रहे हैं। तो क्या होगा कि अब जो है स्पीड में जो इंक्रीमेंट आ रहा था वो पहले से क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अगर इंक्रीमेंट कम होगा तो इसका मतलब है चेंज भी कम आएगा, चेंज कम आएगा तो एक्सेलरेशन कम पैदा होगा। इसका मतलब है कि मास के बढ़ाने से फोर्स को कांस्टेंट रख के एक्सेलरेशन जो है वो डिक्रीज करता है। इसका मतलब इसका इन्वर्स रिलेशन है। एक्सेलरेशन जो है इसका इन्वर्स रिलेशन है किसके साथ? मास के साथ।
जितना आप मैस बढ़ाते जाएंगे कम एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये दो इक्वेशंस आ गई, इसको आप कह लें इक्वेशन नंबर 1 और इसको आप कह लें इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब मैं आपको रिवाइज करवाता हूँ हम कर क्या रहे हैं। हमने न्यूटन के फर्स्ट लॉ में पढ़ा था कि अगर फोर्स जो है नेट फोर्स बैलेंस है, ज़ीरो है, तो ऑब्जेक्ट ना तो मूव करेगा, अगर मूव कर रहा है यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ तो उसकी स्पीड में इंक्रीमेंट नहीं आएगा, मतलब एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होगा। आज हम न्यूटन का दूसरा कानून जो है उसको समझ रहे हैं कि अगर नेट फोर्स जो है वो लग जाए और वो अनबैलेंस हो तो क्या होगा। ये दूसरा सवाल था। पहला तो हमने पढ़ लिया है कि अगर नेट फोर्स जीरो थी तो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, यूनिफॉर्म मोशन में है। अगर नेट फोर्स लग गई है और वो अनबैलेंस है तो बॉडी के साथ क्या होगा। तो बॉडी में क्या होगा, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में हमने क्या किया है, फोर्स अप्लाई की है। और फिर हमने देखा कि अगर आप बॉडी का मास बढ़ाएंगे फोर्स को कांस्टेंट रखे तो एक्सेलरेशन आहिस्ता आहिस्ता क्या होना शुरू हो जाएगा, कम होना शुरू हो जाएगा। तो इसको हमारे पास दो इक्वेशन आ गई। अब इसको कंबाइन करने से हमारे पास न्यूटन का सेकंड लॉ आएगा। कैसे आएगा, ये दो इक्वेशंस हैं, आगे देखें ज़रा। मैं आपकी आसानी के लिए जो है वो यहाँ पे दोबारा लिख लेता हूँ कि एक्सेलरेशन जो है दैट हैज़ डायरेक्ट रिलेशन विद, यस, एक्सेलरेशन हैज़ डायरेक्ट रिलेशन विद एफ नेट फोर्स। ऑलराइट, फिर मैंने कहा कि एक्सेलरेशन हैज़ एन इनवर्स रिलेशन विद मैस। इसको मैंने नाम दे दिया था इक्वेशन नंबर 1 का, इसको मैंने नाम दे दिया था इक्वेशन नंबर 2 का। अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस देखें, दोनों को जो लेफ्ट हैंड साइड है वो सेम है। अगर लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो मैं इनकी राइट हैंड साइड को क्या कर सकता हूँ, कंपेयर कर सकता हूँ। तो मैं लिख सकता हूँ कि, या इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कंबाइन करके कि एक्सेलरेशन का ताल्लुक जो है वो एफ नेट फोर्स के साथ डायरेक्ट है। तो मैं इसी इक्वेशन में लिख सकता हूँ, इक्वेशन नंबर 2 में, ये देखें इसी इक्वेशन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ये देखें एक्सेलरेशन हैज़ ए डायरेक्ट रिलेशन विद एफ नेट फोर्स एंड इनवर्स रिलेशन विद मास। इन दोनों इक्वेशन को मैंने कंबाइन करके लिख दिया। ठीक है, जो बात यहाँ पे वही यहाँ पे देखें, एक्सेलरेशन हैज़ अ डायरेक्ट रिलेशन विद नेट फोर्स, दोनों का आपस में डायरेक्ट रिलेशन है। इस इक्वेशन के मुताबिक भी एक्सेलरेशन और नेट फोर्स का ताल्लुक जो है वो डायरेक्ट है। दूसरी बात, एक्सेलरेशन और मास का आपस में क्या है, इन्वर्स रिलेशन है। इस इक्वेशन के मुताबिक भी दोनों का इन्वर्स रिलेशन है। ओके, जब प्रोपोर्शनैलिटी को हम ख़त्म करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, ये देखें एक्सेलरेशन, प्रोपोर्शनैलिटी को ख़त्म करूँगा तो इक्वालिटी आएगी और कोई हमारे पास यहाँ पे कांस्टेंट के आ जाता है और बाकी इक्वेशन एज इट इज़ ही आएगी, एफ नेट ओवर एम। ठीक है, इसको यहाँ लिख लेते हैं ज़रा साइड में। ओके, तो यहाँ आपने देखा कि प्रोपोर्शनैलिटी को ख़त्म करें तो हमारे पास इक्वालिटी आती है, इक्वालिटी मैंने लिख ली, और साथ एक कांस्टेंट आता है। ये कांस्टेंट जो है ये के कांस्टेंट है, ये कोई भी कांस्टेंट हो सकता है। ठीक है, तो हम के लिखते हैं यहाँ पे। इस के की जो वैल्यू है, इस के की जो वैल्यू है दैट इज इक्वल्स टू 1। ये एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू हम कांस्टेंट की वैल्यूज जो है वो फाइंड आउट करते हैं। तो जब एक्सपेरिमेंट के थ्रू हमने के की वैल्यू को फाइंड आउट किया है तो के की वैल्यू हमारे पास 1 आई है। जब 1 आई है तो आप इसको पुट कर दें तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी आपके पास, ये इक्वेशन बन जाएगी एक्सेलरेशन इक्वल्स, के की वैल्यू आपने 1 पुट कर दी है तो यहाँ पे मैं 1 पुट कर देता हूँ के की जगह पे, और क्या आएगा एफ नेट डिवाइडेड बाय एम। ठीक है, अब 1 एफ से मल्टीप्लाई कर दें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो आपके पास इक्वेशन बन जाएगी एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू एफ नेट डिवाइडेड बाय एम। इस m, यहाँ पे m डिवाइड हो रहा है, इसको यहाँ पे ले जाएं तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये बन जाएगा एक्सेलरेशन m इज इक्वल्स टू एफ, जस्ट अ मिनट, ओके, एफ नेट। ये देखें, अब इसी को अगर मैं रीअरेंज करके लिखूं, अगर मैं इसी को रीअरेंज करके लिखूं तो मैं ऐसा लिख सकता हूं एफ नेट इज इक्वल्स टू एम ए। तो ये जो हमारे पास फॉर्म आई है इसको हम क्या कहते हैं, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। क्या कहते हैं, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन।
ये मैंने आपको डेरिवेशन जो है वो करके दिखा दी है, ठीक है। अब ये के पर ज़्यादा क्वेश्चनिंग करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब के कहाँ से आया, ठीक है, कोई कांस्टेंट था, मुझे नहीं पता कि ये कांस्टेंट क्या है, आपको भी जो है इस मतलब कि 9th क्लास के लिए जानने की ज़रूरत नहीं है कि के की वैल्यू हमने कैसे फाइंड आउट की है। ये सारी जो है वो आपके स्कोप से बियॉन्ड है, मतलब कि आपका भी स्कोप नहीं है इस चीज़ को समझने के लिए। ऑलराइट, सिर्फ ये याद रखें के की वैल्यू जो है वो 1 कंसिडर करते हैं। इस तरह से आपने इसको डिराइव किया और आपके पास नेट इक्वेशन जो आ गई है, दैट इज़ एफ नेट इज इक्वल्स टू एम ए। ऑलराइट, अब यहीं से जो है हम इसको डिफाइन कर लेते हैं नेक्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट हम डिफाइन कर लेते हैं कि हम इसे कैसे डिफाइन करेंगे न्यूटन सेकंड लॉ को। अब जरा गौर कीजिएगा, जितनी बातें मैंने की हैं वो सारी की सारी मैं डेफिनेशन के अंदर इंक्लूड करूंगा। देखें, व्हेन ए नेट unbalanced force acts on a body जब भी कोई अनबैलेंस फोर्स जो है वो बॉडी के ऊपर एक्ट करती है, इट प्रोड्यूसेस एन acceleration in the direction of force, ठीक है। ये इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करती है। दिस एक्सेलरेशन is directly proportional to force, या आप इसको लिखें नेट फोर्स ही लिखें बार बार, नेट अनबैलेंस्ड फोर्स, ताकि आपको याद रहे। यहाँ से एमसीक्यूज आते हैं कि कौन सी फोर्स जो है वो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करती है, तो वो नेट फोर्स है। और वो नेट फोर्स कैसी होनी चाहिए, वो अनबैलेंस होनी चाहिए, ठीक है, प्रोपोर्शनल टू नेट अनबैलेंस फोर्स एंड inversely proportional to mass of the body। ये वो सारी बातें जो डेफिनेशन में मैं लिख रहा हूँ, ये सारी बातें मैंने आपको बता दी हैं। मैं दोबारा से रिवाइज करवा देता हूँ कि मैंने जो आपको इक्वेशन लिखवाई थी वो क्या थी कि जब फोर्स नेट अनबैलेंस फोर्स अप्लाई होगी तो क्या होगा, बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा और उसकी जो डायरेक्शन है वो फोर्स की ही डायरेक्शन होगी। ऑलराइट, और दूसरी बात कि एक्सेलरेशन जो है वो नेट अनबैलेंस फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब कि अगर आप एक्सेलरेशन बढ़ाएंगे तो नेट अनबैलेंस फोर्स बढ़ाएंगे तो एक्सेलरेशन भी इंक्रीज करेगा। और इसी तरह से अगर आप फोर्स को कांस्टेंट रखते हुए, फोर्स को चेंज ना करते हुए आप जब मास बढ़ाएंगे तो उससे एक्सेलरेशन जो है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। और इसकी जो मैथमेटिकल इक्वेशन है, मैथमेटिकल इक्वेशन जो है, मैथमेटिकल इक्वेशन क्या है बच्चों इसकी, एफ नेट just a minute, okay, F net is equals to ma। ये इसकी जो है वो नेट मैथमेटिकल इक्वेशन है। ऑलराइट, अब फोर्स का यूनिट क्या होता है? फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन। क्या होता है? न्यूटन। तो इसका जो यूनिट है, अगर हम यूनिट लिखना चाहें तो इसका यूनिट होता है न्यूटन, ठीक है। अब न्यूटन को कैसे हम डिफाइन करेंगे? न्यूटन को हम डिफाइन कर सकते हैं, यहाँ देखें, इफ फोर्स इज said to be
1 न्यूटन if it produces an acceleration of 1 meter per second square in 1 kilogram of a body। फोर्स को हम तब जो है वो 1 न्यूटन कहेंगे जब वो किसी 1 किलोग्राम बॉडी के अंदर 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगी, तो उसे हम क्या कहेंगे, 1 न्यूटन। ठीक है, ओके। तो यहाँ से आप एक और तरह से भी इसको देख सकते हैं, मैं आपको लिखवा देता हूँ। ये देखें कि आपको इस बात का पता है, हमने अभी कहा है एफ नेट इज इक्वल्स टू एम ए। अच्छा जी, एम का यूनिट क्या होता है? एम का यूनिट जो है वो किलोग्राम होता है। इसका मतलब मैं 1 किलोग्राम लिख सकता हूँ, कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा। ओके, इनटू एक्सेलरेशन का क्या होता है, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो है वो 1 न्यूटन के इक्वल है। अब ये जो आपके पास 1 न्यूटन है, दिस इज़ SI यूनिट, मतलब कि ये हम यूज़ करते हैं एज अ सिस्टम इंटरनेशनल। अदरवाइज़ ये वाला यूनिट भी आप यूज़ कर सकते हैं, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अगर आपसे MCQs पूछ लिया जाए विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट्स इज SI यूनिट ऑफ, जैसे ये देखें, अभी हम इसको कर लेते हैं, इसको साइड पे कर देते हैं। ये देखिए MCQs बन गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट इज SI यूनिट ऑफ फोर्स। यस, 3 ऑप्शंस आपके पास आ जाएंगे। कौन कौन से हैं जी? A, B, C, D। वो आपको क्या क्या दे सकता है इसके अंदर? इसके अंदर वो आपको दे सकता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह से न्यूटन दे सकता है आपको, और क्या सकता है, बोथ B एंड C। ठीक है, अब आप देखें कि अब बच्चा पता क्या करता है, बच्चे ने सारा MCQs पढ़ा है, उसने देखा किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी यूनिट है, न्यूटन भी यूनिट है। उसने क्या किया, बोथ B एंड C को उसने टिक कर दिया या सर्कल कर दिया। ठीक है, लेकिन आपने स्टेटमेंट को गौर से नहीं पढ़ा। उसने कहा SI यूनिट, सिस्टम इंटरनेशनल में। तो सिस्टम इंटरनेशनल में इसका यूनिट जो है वो क्या है, 1 न्यूटन। ऑलराइट, तो इस तरह से आपको MCQs जो है वो आ सकता है। ठीक है, और इसके साथ साथ अभी हम बुक पे चले जाते हैं। यहाँ तक तो आपने देख लिया कि मैंने आपको यूनिट ड्राइव करके दिखा दिया है कि यूनिट क्या है, उसके बाद MCQs भी करवा दिया है इसका। यहाँ देखिए ज़रा, उसके बाद मैंने आपको डेफिनेशन भी लिखवा दी है कि सेकंड लॉ की डेफिनेशन क्या है, उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बता दिया है, उसका यूनिट बता दिया है। अगर आपसे यूनिट की डेफिनेशन पूछ ली जाती है तो फिर आप ये वाली डेफिनेशन जो है वो कोट करेंगे। ये देखें, इसके साथ साथ मैंने आपको डेरिवेशन भी करवा दी है कि किस तरह से आप न्यूटन का जो सेकंड लॉ है उसको डिराइव कर सकते हैं। और इसके साथ साथ मैंने आपको शुरू में इंट्रोडक्शन दे दिया है कि किस तरह से हमने सेकंड लॉ को ड्राइव किया। ओके, अब जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो मैं आपको बताता हूँ। ये देखें, अच्छा जी, अब क्वेश्चन ये है, डिराइव न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, फर्स्ट लॉ फ्रॉम सेकेंड लॉ। जी, आपने क्या करना है, न्यूटन का फर्स्ट लॉ डिराइव करना है सेकेंड लॉ से। सो वी नो दैट, हमें पता है कि सेकेंड लॉ क्या है, एफ नेट इज इक्वल्स टू एम ए। ओके, अब अगर हमने इसको जो है वो फर्स्ट लॉ बनाना है तो फर्स्ट लॉ में एक चीज़ नहीं होती, एंड दैट इज़ एक्सेलरेशन। यही तो हमने पढ़ा था कि ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो रेस्ट पे है, अगर यूनिफॉर्म मोशन के साथ मूव कर रहा है तो उसी सेम स्पीड से मूव कर रहा है, उसमें कोई तब्दीली नहीं आ रही। इसका मतलब है उसमें एक्सेलरेशन ज़ीरो है। अगर आप इस इक्वेशन में जो है या इसको लिख लें, पहले थोड़ी सी थ्योरी लिखवा देता हूँ आपको मैं। अकॉर्डिंग
to first law the object at rest will be at rest and object in uniform motion. अगर आप फर्स्ट लॉ में यूनिफॉर्म मोशन का लफ्ज़ नहीं लिखेंगे तो फिर आपका फर्स्ट लॉ गलत हो जाएगा. will continue to move with uniform speed until जब तक until an external unbalanced force is applied on it. तो इसका मतलब है कि फर्स्ट लॉ ये कहता है कि एक्सटर्नल नेट अनबैलेंस फोर्स का ज़ीरो होना ज़रूरी है. वो ज़ीरो कब होगा कि चूँकि हमारी स्टेट चेंज नहीं हो रही, तो आप लिख सकते हैं दिस implies that this law implies that कि अगर स्टेट चेंज नहीं हो रही तो इसका मतलब है एक्सेलरेशन हैज़ टू बी ज़ीरो. ठीक है, इसको आप कह लें इक्वेशन नंबर 1, इसको आप कह लें इक्वेशन नंबर 1 और इसको आप कह लें इक्वेशन नंबर 2. तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं पुट इक्वेशन नंबर 2 in 1. तो आप क्या करें कि 2 को 1 में पुट करें तो क्या बन जाएगा, ये देखें, ये आपके पास बन जाएगा ये आपके पास बन जाएगा F नेट इज इक्वल्स टू जी क्या है M की जगह मैं क्या पुट करूँगा 0. सो M और साथ क्या पुट करूँगा 0. तो ये क्या बन जाएगा आपका, जब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे आपस में तो आप देखेंगे M 0 तो अब आपने देखा कि हमने लॉजिकली प्रूव कर दिया और मैथमेटिकली भी प्रूव कर दिया है कि अगर आप एक्सेलरेशन को ज़ीरो कर देंगे जो उस सब्जेक्ट में प्रोड्यूस हो रहा है तो फिर उसके ऊपर उसकी कंडीशन जो है वो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन वाली बन जाएगी, दैट इज़ F नेट मस्ट बी इक्वल्स टू 0. तो ये क्वेश्चन आपको आ जाता है कि आपने डिराइव करना है न्यूटन का फर्स्ट लॉ फ्रॉम सेकेंड लॉ. तो आपने सिंपल याद रखना है कि अगर आप एक्सेलरेशन को ज़ीरो करेंगे तो इसके ज़ीरो करने से जो फर्स्ट लॉ है उसको आप क्या कर लेंगे, डिराइव कर लेंगे. ऑल राइट, ओके जी. स्पेस के लिए भी यही कॉन्सेप्ट है. देखें, स्पेस में न्यूटन फर्स्ट लॉ की हमने बात की थी. अब स्पेस में हम क्यों बार बार स्पेस को डिस्कस करते हैं, अगर आप गौर करें, ये देखें मैं आपको भी बताता हूँ कि मैंने यहाँ पर डिस्कशन की आपके साथ. अब पूरी डिस्कशन में मैंने यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्सेस की बात नहीं की. पूरी डिस्कशन पे मैंने यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स की बात नहीं की. ना तो मैंने ये जो फ्रिक्शन है इसकी बात की है, ना ही मैंने जो आगे से लगने वाली ड्रैग फोर्स है जिसको हम फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं उसको मैंने डिस्कस नहीं किया. तो इसलिए कहते हैं हम कि स्पेस में हम कहते हैं कि ये बहुत अच्छी तरह एप्लीकेबल इसलिए होते हैं कि वहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्सेस या फ्लूइड फ्रिक्शन या ये ड्रैग फोर्स जो है ये मौजूद नहीं होती. तो वहाँ पे अगर आप किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे, एक्सटर्नल फोर्स, तो उसमें एक्सेलरेशन भी बेहतर प्रोड्यूस होगा और इसके साथ साथ जो डिपेंडेंस ऑफ एक्सेलरेशन ऑन मास है इसको भी आप बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं. ऑल राइट, इस नेक्स्ट एनी मोर क्वेश्चंस. चैट मेरे ख्याल से ओपन कर देते हैं. ठीक है, आपकी चैट ओपन हो चुकी है. अब 1 by 1 जो है वो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं. ओके, डेफिनेशन मैं रिपीट कर देता हूँ. ये देखें, जब भी हम किसी बॉडी के ऊपर नेट अनबैलेंस फोर्स अप्लाई करते हैं तो उस बॉडी में क्या होता है कि एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है और वो एक्सेलरेशन जो होता है वो फोर्स की डायरेक्शन में होता है. आपने इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई की है तो इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन पैदा होगा.
अगर आपने इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई की है तो एक्सेलरेशन भी इसी डायरेक्शन में होगा। ऑलराइट, उसके बाद मैंने कहा कि ये एक्सेलरेशन जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेट अनबैलेंस फोर्स है। मतलब कि आप जितनी ज़्यादा फोर्स बढ़ाते जाएंगे एक्सेलरेशन बढ़ता जाएगा। ओके, फिर मैंने कहा कि अगर आप फोर्स को कांस्टेंट रखें, फोर्स को आप तब्दील ना करें, मतलब दो लोग धक्का लगा रहे हैं तो दो लोग ही धक्का लगाएं। अगर आप उसमें पैसेंजर्स और ज़्यादा बिठा देते हैं, एक से आप उसको 5 कर देते हैं, तो फोर्स तो सेम है, तो अब एक्सेलरेशन पहले से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसको हम कहते हैं कि एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द बॉडी। मास बढ़ेगा तो एक्सेलरेशन कम होगा, फोर्स बढ़ेगी तो एक्सेलरेशन बढ़ेगा। लेकिन मास का जो कम होना है इसके लिए ज़रूरी है कि हम फोर्स को कांस्टेंट रखें। अब मैं आपको लेके चलता हूँ बुक की तरफ। ये देखें, अभी आपको मज़ीद जो है वो क्लियर हो जाएगा। ये देखें, यस, ये देखें, अभी इस ट्रॉली को, जिसका मास m है, उसको ये बंदा खींच रहा है। अब ये पर्सन जिसको जब पुल कर रहा है तो इस पर फोर्स क्या लग रही है, F, और एक्सेलरेशन जो है वो क्या है, यस, ये देखें। ओके, यहाँ देखें ज़रा। ओके, तो फोर्स F लग रही है और एक्सेलरेशन, अगर आप गौर करें तो दोनों की डायरेक्शन जो है वो, यानी फोर्स की डायरेक्शन में एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है। अब देखें उसने क्या किया, फोर्स को डबल कर दिया, मतलब अब दो लोग खींच रहे हैं और एक्सेलरेशन भी क्या हो गया है, डबल हो गया है। तो इसका मतलब है कि फोर्स, जो नेट फोर्स आप अप्लाई करें, दैट हैज़ अ डायरेक्ट रिलेशन विद एक्सेलरेशन। अब देखें, अब फोर्स तो F है, ठीक है, ये जिस तरह पहला केस है, ये देखें ना, ये जो पहला केस है, बस इसमें फीमेल बना दिया उन्होंने कि फोर्स तो F है, ठीक है, लेकिन मास पहले m था, अब 1m और 2m, मास कितना हो गया है, 2m, मतलब मास पहले से बढ़ चुका है, फोर्स क्या है, कांस्टेंट है। तो अगर एक्सेलरेशन इस वक्त a था तो मास को डबल करने से एक्सेलरेशन हाफ हो गया है। इसका मतलब है कि जब आपने मास को 2 टाइम्स किया और फोर्स को आपने कांस्टेंट रखा तो एक्सेलरेशन जो था वो क्या हो गया, हाफ हो गया। ठीक है, ये आपको इस डायग्राम में समझाया गया। ऑलराइट, ओके, ये सारी चीज़ें मैंने आपके साथ डिस्कस की। ये देखें शुरू में कि न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो है वो आपको एक्सेलरेशन क्यों प्रोड्यूस होता है, कैसे होता है, उसके बारे में बताता है। फिर ये डेफिनेशंस लिखी हुई हैं, मैंने आपको आसान डेफिनेशन लिखवा दी है जिससे आपको जो मैथमेटिकल इक्वेशन है वो नहीं भूलेगी। लेकिन ये याद रखना है कि ये नेट फोर्स है, ये नेट फोर्स भी है और इसके साथ साथ एक्सटर्नल फोर्स भी है और इसके साथ साथ ये क्या है, अनबैलेंस फोर्स भी है। ठीक है, तो जैसे मैं आपको अगर आप कहते हैं तो मैं आपको एक एमसीक्यूज लिखवा देता हूँ अभी। ये देखें, ये देखें, यस, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द WOF का मतलब होता है विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्स प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन। ठीक है, ऑप्शन में लिख देता हूं आपके सामने A, B, C, D। जी, पहले मैं कह देता हूं कि नेट फोर्स, दूसरे में लिख देता हूं अनबैलेंस्ड फोर्स, ठीक है, इंटरनल फोर्स, बोथ A एंड B। यस, बताएं इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। जस्ट अ मिनट। एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ईमान फातिमा, इस वजह से हम इसके ऊपर वेक्टर का साइन जो है वो लगाते हैं। जी, एमसीक्यूज ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेस प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन, कौन सी फोर्स जो है वो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करती है। देखें, अनबैलेंस फोर्स, ओके, यहाँ पे सैयदा मिशाल, आई गेस स्टूडेंट का नेम है, सैयदा मिशाल ने इसको सही करेक्टली आंसर किया है और वो ये है कि बोथ A एंड B। देखा, कंफ्यूज हो गए ना आप लोग, B B B B B। आप लोगों को मैंने समझाया था कि आपने सबसे पहले जो है वो स्टेम को पढ़ना है। स्टेम को अच्छी तरह पढ़ने के बाद आप देखेंगे ऑप्शंस कौन कौन से हैं। नेट फोर्स और अनबैलेंस फोर्स जो है उसको हमने इक्वेट नहीं किया था,
कि अगर नेट फोर्स लगेगी जो कि अनबैलेंस ही होती है, तो इसका मतलब है इसका राइट ऑप्शन बोथ ए एंड बी है। मोहम्मद अली, अब रोने से क्या फ़ायदा। इसी तरह से आपने जो है वो MCQs गलत कराना है। नूर फातिमा बेटा, इसमें हमने कहा है कि विच द फॉलोइंग फोर्स प्रोड्यूस एक्सेलरेशन, कौन सी फोर्स एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करती है। तो मैंने अभी आपको सेकंड लॉ पढ़ाया, उसमें मैंने बताया है कि नेट एंड अनबैलेंस फोर्स, तो नेट अनबैलेंस फोर्स जो है, नेट अनबैलेंस फोर्स जो है वो होगी तो फिर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। तो इसका ऑप्शन है बोथ ए एंड बी। यस रियलमी, यस पहले वाले पे हम चले जाते हैं। पहले वाला मैंने कहाँ लिखा है, मुझे भूल गया है। पहले वाला कहाँ लिखा है कि ये रहा कि विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट इज एसआई यूनिट ऑफ फोर्स। तो मैंने आपको बताया कि सिस्टम इंटरनेशनल में न्यूटन जो है वो इसका एसआई यूनिट होता है। मतलब वो जो एसआई यूनिट जो वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड होता है फॉर दैट फिजिकल क्वांटिटी, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, एसआई यूनिट। ऑलराइट, तो ये वो एमसीक्यूज है। और कोई क्वेश्चन है आपका तो बताएं। तो अब आपने जो है वो खुद से एमसीक्यूज बनाने हैं, मैंने तो आपको बता दिया। यस, डेराइव न्यूटन फर्स्ट लॉ फ्रॉम सेकेंड लॉ समझा दें। ओके, मैं आपको दोबारा से इसका रीकैप दे देता हूँ। मैंने कहाँ लिखा था, सेकेंड लॉ कहाँ लिखा है, आई गेस ये रहा। ये देखें, हमने कहा कि हमने फर्स्ट लॉ को डिराइव करना है सेकेंड लॉ से। तो सेकेंड लॉ की स्टेटमेंट क्या है, एफ नेट इज इक्वल्स टू एम ए। जबकि फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे रहेगा, अगर यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा, जब तक कि आप उसके ऊपर एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स अप्लाई नहीं करते। इसका मतलब है फर्स्ट लॉ ये कह रहा है कि ये सारी कंडीशंस तब पॉसिबल होंगी जब एक्सेलरेशन जीरो होगा। देखिए ना, एक चीज़ रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे रहेगी, एक चीज़ जो है वो यूनिफॉर्म मोशन से मूव कर रही है तो वो यूनिफॉर्म मोशन से मूव करती रहेगी। ठीक है, इसका मतलब है उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होगा। तो फर्स्ट लॉ के मुताबिक एक्सेलरेशन का जीरो होना जरूरी है। तो ये फर्स्ट लॉ की कंडीशन है। मैंने सिर्फ और सिर्फ इस कंडीशन को इस इक्वेशन में पुट किया है। ए क्या है, जीरो, जीरो ए की जगह मैंने क्या पुट किया, जीरो। तो जब जीरो पुट किया तो m मल्टीप्लाई बाय जीरो, जीरो, तो एफ नेट इज इक्वल्स टू जीरो। दैट इज द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ओके, क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? स्टॉप प्लीज। अच्छा जी, मैं रुक गया हूं, नो नेम। ओके, हम एक और कर लेते हैं, वन एमसीक्यूज मोर। ओके ओके, इफ mass of body is 10 kilogram and is moving with acceleration of 2 meter per second, then net force is, yes, नेट फोर्स आपने क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है, ए बी सी डी। यस, 2 न्यूटन, 10 न्यूटन, 20 न्यूटन, नन। ठीक है, देखें सर, डी सी 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 ए डी सी वी सी, ओके, ए सी डी सी 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 डी 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 डी, ओके बस। अच्छा चलिए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो कभी भी इसका तुक्का नहीं लगाते। मोस्टली ने आंसर सही दिया है और सही आंसर जो है दैट इज 20 न्यूटन। यस, वेरी गुड। अब मैं सबके नेम्स नहीं ले सकता, लेकिन सब ने जो है वो आंसर ठीक किया है, मोस्टली ने ठीक किया है। कैसे डिराइव करेंगे आप इससे? यस, ये देखें, आपको पता है कि हमने अभी पढ़ा है नेट फोर्स जो है वो क्या है, वो इसका फार्मूला क्या है, एम ए। फोर्स और एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटीज हैं। ओके, यहाँ देखिए मैस कितना है, मैस 10 किलोग्राम है, 10। एक्सेलरेशन कितना है, 2। तो 2 पुट कर दें आप यहाँ पे, 10 2 ज़ा 20 न्यूटन। तो कभी भी आपने गैस नहीं करना, आपने हमेशा इसको सॉल्व करके देखना है।
ये कौन है जी जो बड़ी बड़ी थ्योरीज जो है वो भेज रहा है? आई गेस वो न्यूटन का फोर्थ लॉ जो है वो ड्राइव करने की कोशिश कर रहा है। न्यूटन का फोर्थ लॉ अगर आप ड्राइव कर लें तो मुझे भी आप सेंड कीजिएगा ताकि मैं भी लिख लूँ, ठीक है। इस तरह से इसके बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है। ऑल राइट, तो मैं कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो ग्रुप में पोस्ट भी कर दूंगा। तो ये था आज का हमारा आर्टिकल जिसमें हमने देखा कि सेकंड लॉ क्या होता है, जिसमें हमने सिंपली ये देखा, मैं आपको रिवाइज करवाता हूँ कि जब फोर्स एक्ट करेगी तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन जो है वो उसी फोर्स में उसकी फोर्स की डायरेक्शन में होगी और एक्सेलरेशन का ताल्लुक फोर्स के साथ डायरेक्ट है जबकि एक्सेलरेशन का मास के साथ ताल्लुक इन्वर्स है। तो इस तरह से आपने इसे याद रखना है। हमने ड्राइव भी करके देख लिया है कि किस तरह से हम सेकंड लॉ से फर्स्ट लॉ को ड्राइव कर सकते हैं। ये क्वेश्चन अक्सर पेपर में पूछ लिया जाता है। सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड। दिस इज़ ज़ैनुल आबिदीन साइनिंग ऑफ।